अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स 2020 का इकोनॉमिक्स का देखेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। अब क्या होता है, पहला क्वेश्चन आता है गोल्ड ट्रांचे या रिजर्व आरटीपी क्या है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन इसको बोलते हैं, या गोल्ड ट्रांचे क्या है। गोल्ड ट्रांचे आरटीपी ये होता है कि आईएमएफ है, आईएमएफ एक फ़ंड है। ये फंड में सबका एक कोटा होता है। कोटा किस बेसिस पे डिसाइड होता है, कोटा डिसाइड होता है 4 पैरामीटर पे। इकोनॉमिक ओपननेस कितनी है, जीडीपी कितनी है इस देश की, और इकोनॉमिक वेरिएबल्स किस हिसाब से हैं इसके, बाकी फिजिकल डेफिसिट ये सारे, और साथ ही साथ इसका फॉरेक्स कितना है, ये वॉलेटिलिटी मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। उसके बेसिस पे आपको एक कोटा मिल गया, 2% 4%, ऐसा कुछ आपको कोटा दे दिया गया। अब उस कोटा को आपको मतलब इसमें पैसा जमा करना है इतना। अब मान लो इंडिया का रुपया आता है 100 वर्थ रुपीज़ का कुछ जमा करना है हमें, तो इंडिया क्या करेगा, 100 रुपीज़ जमा करने जाएगा, लेकिन रुपया पूरा नहीं होगा इसमें। इसमें आपको 25% जो होगा, मतलब 25 रुपये के वर्थ का आपको देना पड़ेगा गोल्ड या फॉरेक्स या किसी और की करेंसी मतलब। और बचे हुए आप 75 रुपीज़ जो हैं वो डायरेक्टली रुपये में जमा कर सकते हैं। तो ये गोल्ड वाला सिस्टम है इसमें जमा करते हुए, तो इसलिए हम उसको, अब आपने जमा तो कर दिया ये पूरा पैसा। जैसे इंडिया ने आईएमएफ में 100 रुपया का वर्थ का चीज़ डाल दिया, बदले में आईएमएफ क्या देगा, बदले में आईएमएफ एक कागज़ का टुकड़ा देगा। उस कागज़ के टुकड़े पे लिख देगा कि भाई 100 रुपये का इसने जमा किया है। तो ये हो जाता है एसडीआर या आरटीपी इसको बोलते हैं। ये एक तरह से एसेट होता है, क्यों, क्योंकि इस चीज़ को ले जाके आपको अचानक ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको किसी और देश को दे सकते हो, और वो देश आपको बदले में डॉलर चाहिए तो डॉलर दे देगा, येन चाहिए येन दे देगा, रुपया चाहिए तो रुपया दे देगा। इस तरह से आपको पैसा वापस कर देगा। तो ये एक तरह से एसेट माना जाता है। आरटीपी जो है ये एक एसेट है, आरटीपी या एसडीआर। तो आंसर आ जाएगा डी, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। ये है इसका आंसर। ये पूरी कहानी है आईएमएफ की कि क्यों कितना रुपया मिलता है। इंडिया का 2.8% है ना अभी, 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है इंडिया आईएमएफ में, 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। हुंडी क्या होता है। हुंडी क्या होता है, एक सिटी ए है एक सिटी बी है, दो सिटीज़ हैं, ठीक है, ये काफ़ी दूर हैं। अब आपके पास है 100 रुपये, आपको ले जाना है। एक इन्वेस्टर है, या आपके आपके पास 100 रुपये है, आपको 100 रुपये ले जाना है, लेकिन ये मिडाइवल इंडिया का टाइम है, तो उसमें क्या होगा, बीच में रॉबरी भी होगी खूब सारी। उस वक्त रॉबर्स होते थे, वो लोग रॉबरी करते थे, ह्यून सैंग को भी लूटा था, तो उसी तरह से रॉबरी हो सकती है। तो आपका 100 रुपये तो गायब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सिटी ए में एक बैंक एक्स है, वहाँ पे जा, या शाहूकार है, बैंक है, मनी लेंडर, उसके पास दे दोगे। वो बदले में आपको एक कागज़ का टुकड़ा देगा, उस पर लिख के देगा कि हाँ मैंने 100 रुपये लिया है इससे, इसने मेरे को 100 रुपये दिया है, और अपनी सील लगा देगा यहाँ पे। आप इसको लेकर जाओगे दूसरी सिटी में, इसको छुपा सकते हैं, ये चोरी होने का डर भी कम है। आप सिटी बी में पहुंच गए, यहाँ पे बैंक एक्स ही होगा, या तो उसका एक कोई सब्सिडरी वाई या जेड होगा। वहाँ आप जाके फिर से ये कागज़ का टुकड़ा जाके दे दोगे। कागज़ का टुकड़ा देते हुए आपको 99 रुपीज़ दे देगा। 1 रुपया क्या कमीशन हो गया या प्रॉफिट हो गया उसका, और 99 रुपीज़ वो हो गया। तो जो ये कागज़ का टुकड़ा है इसको बोलते हैं हुंडी। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्यों, क्योंकि ये एक्सचेंज किया जा सकता है मनी के लिए, मतलब ये एक बार मनी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आज का क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, रुपया जो करेंसी हमारी या नोट होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो आंसर आ गया सी। अब आते हैं 49 में, इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन, अचानक से फिर क्राइसिस आ जाता है ग्लोबल। तो वोलाटिलिटी, मतलब क्राइसिस का मतलब होता है वोलाटाइल होना कोई चीज़, या फिर कुछ चीज़ों में फ़र्क आना, या स्टेबल कंडीशन ना होना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। किस एक्शन से हम इम्यून हो जाएंगे क्राइसिस से। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, बिल्कुल सही। अगर हमें लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, ताकि जो वॉलेटिलिटी है वो सेटल हो जाए उतने टाइम में। शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग करोगे तो क्या होगा, वॉलेटिलिटी सेटल ही नहीं होगी कभी। मान लो आज रुपया एक है, 80 रुपया जो है वो $1 के बराबर है, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ जाती है कि 100 रुपया अगले दिन वो हो जाता है, फिर से वो तीसरे दिन क्या हो जाता है, फिर से 80 रुपया हो जाता है $1 का, और आपको देना पैसा वापस करना था दूसरे ही दिन, तो आप तो फंस गए इसमें। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं करनी चाहिए, या उससे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी आपको। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आपको इम्यूनिटी मिलेगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये था। तो इसका आंसर ये तो सही है। ओपन अप टू द मोर फॉरेन बैंक, जितने ज़्यादा फॉरेन बैंक से ओपन हो गए, मान लो आपका देश है, एक बैंक है, ये जापान के बैंक से भी कनेक्टेड है, चाइना से भी कनेक्टेड है, यूएसए से भी कनेक्टेड है, ये तीनों जगह से कनेक्टेड है। तो क्या किसी भी देश में अगर वोलेटिलिटी आएगी, जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहोगे, अगर किसी में भी वोलेटिलिटी आती है तो आप में भी वोलेटिलिटी आएगी, आपके देश में भी वोलेटिलिटी आएगी।
इसीलिए कम से कम फॉरेन बैंक से कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा माना जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि कितना भी पैसा लमसम मनी जो है वो इंडिया में आ सकता है। और कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या अंतर आता है? करंट अकाउंट एक होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है? करंट अकाउंट में जो एक बार पैसा आ गया वो इंडिया में ही रहेगा, या एक बार बाहर चला गया डॉलर तो चला गया, ऐसा माना जाए। जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो BOP का है उसमें ही आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। कैपिटल में क्या होता है, वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेट करता है और एसेट एंड लाइबिलिटीज़ से रिलेट करता है। इसमें क्या होता है, पैसा आना जाना लगा रहता है, जैसे FDI है, FII है, ये सब इनमें आते हैं। तो करंट और कैपिटल अकाउंट तो ये हो गया हमारा। अब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है इंडिया में। करंट अकाउंट फुल हो सकता है कि क्योंकि वन टाइम है और वो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में पैसा आना जाना लगा रहेगा, तो उसमें फुल नहीं दे सकते कि आज अचानक 4 बिलियन ले आए आप इंडिया में, फिर कल को निकल गए, फिर परसों आ गए 4 बिलियन, तो वोलेटिलिटी कौन मैनेज करेगा इतना? इसलिए फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं दी जा सकती। अगर वो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आपने किसी को दे दिया तो क्या होगा, तो उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। इसीलिए आंसर हमारा ये आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या खान कमेटी थी, उन्होंने भी इसके ऊपर बोला था कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी देने का समय नहीं है, शायद उन्होंने कुछ पैरामीटर रखे थे तभी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? इसके लिए हमें समझना होगा मनी सप्लाई कैसे RBI क्लासीफाई करती है। RBI की क्लासिफिकेशन है, एक तो M0 मनी होता है जो प्रिंट करके RBI ने सिस्टम में डाला, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। एक होता है M1, M2, M3, M4। M1 क्या होता है? करेंसी विद जनता, जो हमारे पास पैसा है, करेंसी विद जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट, जो आपने जमा किया हुआ बैंक में, डिमांड जिसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कहीं पे भी जमा हो सकता है पैसा, प्लस क्या होता है? ये M1 सिर्फ इतना ही होता है। M2 क्या होता है? करेंसी विद जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस में जो लोग जमा करते हैं पैसा, ठीक। M3 क्या होता है? करेंसी विद जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट्स वाला कासा जो हो गया ये, प्लस टाइम डिपॉजिट्स होता है इसमें। टाइम डिपॉजिट जैसे FD हम लोग करते हैं पैसे की, कि 10 साल के लिए, 10 साल बाद मैच्योर होगा, इतना रुपया मिलेगा, उतना रुपया मिलेगा। M4 क्या होता है? M4 होता है करेंसी विद जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। सेविंग ही नहीं, इसमें सारा कुछ, जैसे किसान विकास पात्र और भी जो भी फंक्शन पोस्ट ऑफिस में पैसे जाते हैं वो सब आ जाएगा, ऑल मनी। तो M4 ये हो गया। तो मनी सप्लाई के ये 4 होते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M1, फिर M2, फिर M3, M4। अब इसमें क्या अब एग्रीगेट हम देखेंगे एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये है एग्रीगेट से रिलेटेड है। तो एग्रीगेट मनी सप्लाई जो है RBI अपने लिए ये कंसिडर करता है। M3 को बोलते हैं एग्रीगेट मनी सप्लाई, करेंसी विद जनता, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। अब हम देख लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो। इसमें क्या होता है, करेंसी विद जनता 0 है, डिमांड डिपॉजिट जो है आपके पास 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, प्लस टाइम डिपॉजिट जो है आपके पास 1 लाख पड़ा हुआ है। तो एग्रीगेट मनी सप्लाई कितना है? एग्रीगेट मनी सप्लाई जो है वो 2 लाख है इंडिया में। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 लाख रुपया इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट टू योर बैंक, टू ऑफ एट योर बैंक टू द, हाँ आपने विड्रॉ कर लिया पैसा, विड्रॉ 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख रुपया अपने डिमांड डिपॉजिट जो आपका बैंक है वहाँ से निकाल लिया। 1 लाख रुपया आप निकाल के किस में, अपने हाथ में ले लिया, आपकी शादी वादी आपके घर में कुछ है तो आपने वहाँ उठा लिया, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 लाख रुपया आ जाएगा करेंसी विद जनता में, यहाँ 0 आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट सेम का सेम रह गया, ये 1 ही लाख रह गया। तो होगा क्या, अभी भी एग्रीगेट मनी सप्लाई कितना है? 2 लाख ही है। तो एग्रीगेट मनी सप्लाई या M3 में कोई चेंज नहीं आया इस एक्शन से, तो D आ जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं 51 पे। 51 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू FDI, with reference to FDI in India, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर मेजर करेक्टरिस्टिक्स। मैंने पहले ही बताया था FDI जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आते हैं, और ये शेयर्स ले लेते हैं, शेयर्स लेते हैं कितना, ग्रेटर देन 10% इन लिस्टेड कंपनी, और अनलिस्टेड में एनी शेयर परसेंटेज इन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड। तो शेयर क्या है, ये शेयर डेप्ट नहीं होता ना, तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट थ्रू विच कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशली इन अ लिस्टेड कंपनी, एसेंशली लिस्टेड ही नहीं अनलिस्टेड में भी हो सकता है। इट इज़ लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल सही बात है, डेप्ट के फॉर्म में नहीं शेयर्स के फॉर्म में आता है।
ओनरशिप के फॉर्म में आता है कि वो ओनरशिप खरीद लेते हैं इंडिया में और फिर आके यहाँ पे काम करते हैं। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेब्ट सर्विसिंग, नहीं, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई तो होता ही नहीं, एफडीआई का एफडीआई होता है, एक एफआईआई होता है। ये होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं इंडिया में, और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में कुछ इंडिया में अच्छा ट्रेंड चल रहा है या बूम चल रहा है तो वहाँ से पैसा बना के वापस अपने देश जाने के लिए। तो एफआईआई नहीं है ये, तो आंसर आ गया बी। फिर आ जाते हैं 52, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये ड्रॉप कर दिया यूपीएससी ने क्योंकि ये शायद बेकार की क्वेश्चन था। वैक्स टैक्सेस इंटरमीडिएट, ये बहुत ज़्यादा करंट या कंटेम्प्रेरी में चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि ऐसा था कि क्रूड ऑयल है, ये एक क्रूड ऑयल है, एक फॉर्म ऑफ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल है। अब हुआ क्या था कि एक कुछ कंपनियां जो थी ब्रिटेन के साइड में, ये नॉर्थ सी में मिलता है, उस तरफ मिलता है, उन्होंने क्या किया, तेल निकाल के रख लिया। मान लो तेल का जो वर्थ है वो है 80 रुपया, लेकिन कंटेनर स्टोरेज कॉस्ट डेली 1 रुपया आ रहा है, ठीक। अब कोविड लग गया, कोविड लॉकडाउन लग गया, कोविड लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, ये 100 दिन तक चलता रहा कोविड लॉकडाउन, ये 100 रुपीज़ आ गया, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ के 100 हो गया 100 दिन का, लेकिन तेल का दाम तो है 80 हो गया, और उल्टा वो कम ही हो जाएगा कि कोविड में डिमांड भी कम हो गई। तब क्या हुआ, ये नेगेटिव में जाने लग गए जो कंपनियां थी, तो उन्होंने क्या किया था, उनके स्टॉक एकदम रैपिडली फॉल हो रहे थे और वो किसी भी दाम पे तेल बेचने के लिए तैयार हो गए थे। तो उससे रिलेटेड ये आया था, ये न्यूज़ में चल रहा था, तो इसलिए क्वेश्चन ही प्रेडिक्टेबल था, ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बाउंड या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी आ रहा है यहाँ पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड, फाइनेंशियल डेप्टर्स कौन होते हैं, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डेप्टर कौन होते हैं, जो फाइनेंसेस में खेलते हैं और उससे पैसा बनाते हैं, दूसरे को लोन उधारी देकर उसमें पैसा बना रहे हैं, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डेप्टर्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है फाइनेंशियल डेप्टर्स, या उधारी देने वाले पार्टी है। तो वो कौन कौन होता है, अपना बैंक होता है, एनबीएफसी होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इस टाइप की चीज़ें, ये लोग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डेप्टर है। और जो नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल कौन हो सकता है, नॉन ट्रेडिशनल कोई शॉपकीपर, उसने आपको उधार दे दिया। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद ट्रेडिशनल नहीं होता, वो तो अपने पैसे वैसे को मैनेज करने के लिए जीसे को इसे सब इशू करता है, वो अपने नीड्स के हिसाब से सब कुछ करता है। तो जीसे हो गया, टी बिल हो गया, इसी में आएगा। तो ये टी बिल जो है ये क्या आ जाएगा, नॉन फाइनेंशियल डेप्टर आ जाएगा। अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में आप उधार किससे ले रहे हो, एक तरह से शॉपकीपर से ले रहे हो, तो ये भी नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डेप्टर हो गया। और हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कहीं से भी लोन ले सकता है, जरूरी नहीं कि इन्हीं ट्रेडिशनल से ही लेगा, वो कहीं से भी लोन ले सकता है, अपने रिश्तेदारों से भी ले सकता है, तो इसलिए नॉन ट्रेडिशनल में क्लासीफाई। वैसे 1 वाला तो बहुत ही डिस्प्यूटेड था, 2 और 3 हमें पता लग गया था, तो हमारा आंसर क्या है, 1 2 3 है, क्योंकि ऑप्शन 2 और 3 यहाँ नहीं है। फिर आ जाते हैं IAEA सेफगार्ड, ये उस वक्त न्यूज़ में चल रहा था, अगर इंडिया का कोई रिएक्टर IAEA सेफगार्ड में क्या है। अब इसको समझते क्या है कि एक कंट्री है, इसने यूरेनियम है इसके पास बहुत ज़्यादा, इंडिया है, ये इंडिया को वो यूरेनियम सप्लाई कर रहा है, और इंडिया उसको कहाँ यूज़ कर रहा है ये नहीं पता किसी को। तो इसको इसके लिए एक बॉडी है IAEA, ये क्या करता है, जो भी इम्पोर्टेड यूरेनियम है किसी देश में, वो कहाँ, वो सिविलियन पर्पस में ही यूटिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए वो उसके कुछ मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे अगर सिविलियन में हो रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सिविलियन के नाम पे ये मिलिट्री में डाइवर्ट हो रहा हो, ठीक है। तो सम क्यों कुछ रिएक्टर्स जो हैं IAEA सेफगार्ड में हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ इंपोर्टेड हैं और कुछ डोमेस्टिक सप्लाई पे चलते हैं, तो जो इंपोर्टेड यूरेनियम पे चलते हैं उनका IAEA सेफगार्ड उनको कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। उस वक्त क्या हुआ था, ईरान भी जो है इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन ईरान ने बोला था कि हम नहीं बताएंगे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए भी वो न्यूज़ में चल रहा था। अब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या होता है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ इसमें, जैसे एक USA है, USA एक कंट्री, इंडिया है एक कंट्री, और यहाँ पे जापान है, चाइना है। अब क्या होता है, USA का एक इन्वेस्टर है A, वो इंडिया में अपनी एक कंपनी सेटअप करता है, मान लो साइकिल कंपनी है। अब वो क्या करेगा, उसको चाहिए रबर टायर चाहिए उसको। रबर टायर कहाँ से ला सकता है, या तो किसी इंडियन कंपनी से ले सकता है, या तो जापानीज़ या चाइनीज़ से ले सकता है, रबर टायर इंपोर्ट कर सकता है इंडिया में। अब दिक्कत क्या होती है कि कई बार कंट्रीज़ क्या करती हैं कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट आया, अब ये बाहर इंपोर्ट करेगा तो डॉलर बाहर भेजेगा इंडिया से, इस चक्कर में ये क्या करते हैं, इन पे इंपोर्ट कोटा लगा देते हैं कि नहीं आपको वहाँ से नहीं ले सकते आप, जैसे चाइना या जापान या इंडिया के बाहर जो भी है सिर्फ 5 ही टायर मंगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते, बाकी सब आपको इंडियन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से इन कंपनी को ये अनफेयर एडवांटेज में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो तो बाहर से कितना भी इंपोर्ट करें उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉरेन कंपनीज में ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को, इस तरह के अनड्यू जो भी बोल सकते हैं, अनफेयर रूल से बचाने के लिए ट्रिम्स का
गठन हुआ या ट्रिम्स एग्रीमेंट साइन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ट्रिम्स से रिलेटेड? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। बिल्कुल सही बात है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हो किसी भी फॉर्म का। तो ये तो सही है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होता है। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये FDI और FII से रिलेशन नहीं रखते हैं। फाइनेंशियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है ट्रिम्स। सुनने में ऐसे लगता है इन्वेस्टमेंट की FDI FII से हुआ, उससे रिलेशन इसका नहीं है। ये सिर्फ इसी फॉर्म में है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा इसका, या इंडस्ट्रीज, उस टाइप की इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो आंसर क्या आएगा? 56 का आ जाएगा, 1 एंड 3 आ जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या था उस वक्त, इंडिया ने क्या किया था, जो सोलर पैनल जितने भी बनेंगे इंडिया में, उन सब में बोल दिया था कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि आपको इंडिया से इतना खरीदना ही पड़ेगा और बाहर से इससे ज़्यादा नहीं इंपोर्ट कर सकते हो। तब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा था कि कुछ लोग इसको WTO में लेकर गए थे इस मैटर को। ये US ही ले गया था सोलर पैनल वाले मैटर को, सोलर पैनल में कि जो पैनल बनेगा वो इंडियन कंटेंट्स रिक्वायरमेंट या इंडिया की माइनिंग से जो भी सब्सटेंस आ रहा है उसके थ्रू बनेगा। तो इसको ये WTO में मैटर उठाया था, इसलिए ट्रिम्स वाला आया था पेपर में। हालांकि ये बहुत ही वैसा था, मेरा भी सही नहीं हुआ था उस वक्त, मुझे भी नहीं आता था। इफ़ द RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, उसे क्या नहीं करना चाहिए? एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, मतलब मार्केट में ओवरऑल जो मनी है उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अब होता क्या है, अगर वो SLR को कम कर देगा, SLR को कम करने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है। इंक्रीज़ इन MSF रेट, MSF रेट को अगर आप बढ़ा दोगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इंटर बैंक जो मतलब एक रात के लिए जो लेंडिंग करता है बैंक RBI से, अगर वो रेट बढ़ जाता है, MSF रेट बढ़ जाता है, तो वो कम लेंड कर पाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। कट द बैंक रेपो रेट एंड बैंक रेट, अगर बैंक रेट और बैंक रेपो रेट अगर आप कम कर दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो क्या उसको नहीं करना चाहिए एक्सपेंशनिस्ट मनी पॉलिसी? तो उसको मनी सप्लाई कम करने वाले मेजर्स नहीं करने चाहिए, तो आंसर 2 हो जाएगा। फिर आता है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में हमें क्या पता है? हमें ये पता है IT रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हुआ था, उसके बाद स्टार्ट हुआ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में भी हल्का सा पिकअप हुआ था। ये 3 चीज़ें हुई हैं 1919 लिबरलाइजेशन से, LPG रिफॉर्म्स। अब पढ़ते हैं, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ था। ऑब्वियसली कुछ लोग कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में आने लग गए, सेमी स्किल्ड वर्कर जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ था वो कम हुआ था। हाँ, लोग सिटीज़ की तरफ मूव करने लग गए थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इस तरफ मूव करने लग गए थे, वैसे मेनली ये सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है इन जनरल। इन रूरल एरिया द ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी, बिल्कुल सभी जो फार्मर थे उनके पास, मतलब 1990 का रिफॉर्म देखा जाए तो लोगों के पास पैसा आया कुछ हद तक, ये समझ लो। तो अब जैसे पैसा है तो नॉन फार्म इकोनॉमी जो है वो भी इंक्रीज हुई थी। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्कफोर्स स्टडीली इंक्रीज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूरल एरिया के यूथ कहाँ जाने लग गया था, शहर जाने लग गया, और शहर जाके कहाँ IT में या तो यहाँ पे छोटा मोटा काम, साइबर कैफ़े खोल लिया, कुछ कर लिया, इस टाइप के काम चालू हो गए थे। तो ये गलत हो जाएगा, इंक्रीज़ नहीं हुआ था, परसेंटेज शेयर डिक्रीज़ हुआ था। वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन द अर्बन एरियाज़ वाइल इट डिक्रीज इन द रूरल एरियाज़। वर्कर प्रोडक्टिविटी मतलब जो उसकी कमाने की क्षमता थी वो कम हुई थी रूरल एरियाज़ में, बिल्कुल गलत है कि रूरल एरिया के यूथ की ही कमाने की क्षमता बढ़ी थी इसके बाद। तो क्योंकि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, वो रैपिडली डिक्रीज़ हुआ है 1990s के बाद, काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो बहुत ही कम है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। तो उस सेंस में ये पूरा क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 और 4, जो कि है B। अब ये बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर द DCCB डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू SCB एंड RRB। आपको पता हो कि जो एग्रीकल्चर में टोटल क्रेडिट जाता है या फिर उधारी जो देते हैं वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो बड़े बैंक हैं, जैसे ये SBI हो गया, आपका HDFC हो गया, ये सब सबसे ज़्यादा देते हैं, ये लगभग 75% क्रेडिट देते हैं। और बाकी ये DCCB डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब बहुत ही कम क्रेडिट देते हैं। मतलब मुझे परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन 5% या 10%, इससे ज़्यादा तो नहीं देते होंगे ये लोग। तो इसीलिए ये तो बहुत ही मतलब
मतलब अगर एग्रीकल्चर किसी ने पढ़ा है थोड़ा भी मेंस वेंस के लिए अच्छे से पढ़ा है तो ये आंसर आपको एकदम पता लग जाएगा कि हाँ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी में डीसीसीबी ज़्यादा नहीं देता है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी टू प्रोवाइड फंड टू द पीएसीएस। हाँ, अब इसका हम सिस्टम देखते हैं। डीसीसीबी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इनको बोल सकते हैं, और एक नीचे होता है पीएसीएस। पीएसीएस गांव के लेवल पे होता है, ये ब्लॉक के लेवल पे हो जाते हैं, और डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, हाँ ये इनको क्रेडिट देते हैं, यहाँ से यहाँ क्रेडिट पीएसीएस तक पहुँच जाता है, ये डायरेक्टली भी क्रेडिट ये उठा सकते हैं यहाँ से। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ इनको बोला जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, ये अचानक से क्यों पूछ लिया इन्होंने, ये इसलिए पूछ लिया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था जो डीसीसीबी का लोन है वो पीएसीएस के, मतलब डीसीसीबी, यूसीबी और पीएसीएस जो लोन डिस्पर्स किया जा रहा है डीसीसीबी, ये सिर्फ एलिट क्लाइंट को डिस्पर्स किया जा रहा है। ठीक है, ये एक उस पर वो लग रहा था, तो सरकार ने क्या बोला, इस पूरे सिस्टम को क्या किया जाए, डिजिटाइज़ किया जाए। पहले तो डिजिटाइज़ करके, और हर बंदे का क्या कौन कहाँ पे कितना लोन जा रहा है, किन लोगों को लोन जा रहा है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, लिख लिया जाएगा। उससे क्या होगा, इससे ये साफ पता लग जाएगा क्रेडिट पैटर्न क्या है, यहाँ पे क्या गरीब लोगों को जा रहा है कि नहीं जा रहा है पैसा। तो इसके लिए उन्होंने नाबार्ड को 3,000 करोड़ रुपया दिया था कि आप ये करिए। उस समय ऐसा कुछ इतना रुपया देकर डिजिटाइजेशन का चल रहा था, तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा था। तो ये सेकंड जो है हमारा सही है, तो बी जो है हमारा सही हो जाएगा, इसमें करेक्ट पूछा है। साइबर इंश्योरेंस इसलिए पूछा है इसमें, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट। उस वक्त क्या हो रहा था कि जो कंप्यूटर को हैक किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा वानाक्राई, इस टाइप के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, रैनसमवेयर, इस टाइप की चीज़ें हो रही थी दुनिया में, तो साइबर इंश्योरेंस इसलिए न्यूज़ में था। इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंड, आपका जो फंड लॉस हुआ और अदर बेनिफिट्स, और क्या क्या मिलेगा आपको। अगर अब इसमें था क्या, इसमें आपको वो निकालता है, अगर कोई नया कंप्यूटर, इफ़ कॉस्ट ऑफ अ न्यू इफ़ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस, वो अपना कंप्यूटर खुद ही तोड़ देता है तो भी उसको मिलेगा, वो कॉस्ट कवर्ड होगा। बिल्कुल नहीं, वो कॉस्ट बिल्कुल कवर्ड नहीं किया जाएगा। आप अपना खुद का कंप्यूटर तोड़ोगे तो नहीं कवर किया जाएगा, बाकी सबका साइबर इंश्योरेंस इंडिया में होता है। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्शन एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। ये देख रहे हो वही सेम चीज़ आ रही ना, ये रैनसमवेयर वाला हो गया, हायरिंग ए स्पेशल साइबर एक्सटॉर्शन वाला जो केस है। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, इसका भी पैसा मिलेगा। तो 1, 3 एंड 4 है। फिर देखते हैं 61, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा है जो आपका पैसा आप कोई ऐसी जगह लगाओ जिससे आपका फ्यूचर में प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़े आपकी। आप आज 10 रुपये कमा रहे हो, आपने एक मशीन खरीद ली, अब आप 20 रुपये कमाओगे, 3 मशीन हो गई तो 30 रुपये कमाओगे, इस तरह से। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। पब्लिक मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है पैसा, उसको हम किसको हम एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट बोला जा सकता है। एक तरह से कैपिटल में अगर इन्वेस्ट किया जाए मशीनरी इन चीज़ों में, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। एमएसपी, फिक्सिंग द एमएसपी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द क्रॉप, ये तो कंजम्पशन बेस्ड है। ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएसीएस, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये पता नहीं क्या है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, ये भी कंजम्पशन बेस्ड है इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे इसे। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि ठीक है। तो हमारे पास एक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेकंड वाला, एक सिक्स्थ वाला, और 1, 4 और 5 नहीं है। तो 1, 4 और 5 नहीं है, तो 2, 3 और 6 जो है ये क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में। क्योंकि लोन वेवर का भी उस वक्त चला था, नया इलेक्शन आए थे तो बहुत सारे स्टेट्स जो है लोन वेवर दे रहे थे धड़ाधड़, तो उस सेंस में ये क्वेश्चन है। इसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन काफ़ी आए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वही एक ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 4 दे रहा था एवरेज में, तो इसीलिए इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कि आपका कितना इंटरेस्ट आपने कवर किया है। तो ICR है, ICR होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस।
आपने कोई कंपनी लोन लिया और आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उस लोन पे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, और आप उस कंपनी को चलाते हुए कितना प्रॉफिट जनरेट हो, ये हो गया। अगर आपका प्रॉफिट 1 रुपये की, कोविड आ गया है, अब आपका प्रॉफिट 1 रुपया हो गया है, लेकिन आपने जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट 2 रुपये देना पड़ रहा है, तो क्या होगा, 0.5 होगा आपका ICR। अगर ये सिनेरियो 1 है। सिनेरियो 2 में क्या होता है, आपका प्रॉफिट नॉर्मल समय में 10 रुपया था और आपका एक्सपेंस 2 रुपया था, तो ये कितना 5 आ गया। अब ये वैल्यूज़ को हम देखेंगे, इसमें यूज़ होगा। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, अब ICR के बेसिस पे ही जो है बैंक्स लोन, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ऑब्वियसली अगर ICR 0.5 है तो ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है इस कंपनी का। अगर किसी कंपनी बी का जो ICR 5 है तो लेस रिस्क है यहाँ पे, तो वो कंपनी बी वालों को दे देंगे पैसा। इट हेल्प इन इवेलुएटिंग द एमर्जिंग रिस्क, बिल्कुल अगर ICR आपका रैपिडली, पहले आपका मान लेते हैं ICR 5 था, फिर हुआ 3, फिर 2, फिर 0.5, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड अगर किसी लेंडर ने देख लिया तो आपको पैसा तो नहीं देगा। इट हेल्प इन इवेलुएटिंग द एमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, तो बिल्कुल सही। द हाइयर इज़ द बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ ICR, जिसका जितना ज़्यादा होगा ICR, द वर्स इज एबिलिटी टू सर्विस द डेब्ट, वो उतना उसके कम चांसेस है वो अपना पैसा वापस कर पाए। बिल्कुल गलत, अगर प्रॉफिट किसी का 10 रुपये तो 2 रुपये आराम से वापस कर पाएगा, तो ये गलत हो गया। तो ICR ऐसा नहीं है कि अचानक आउट ऑफ द ब्लू आ गया, ये भी न्यूज़ में था उस वक्त, और ये उसमें PT 365 जो आता है विजन का, अच्छा मटेरियल है, उसमें भी कवर्ड था ये। तो आ जाता है 1 और 2, इसका आंसर आ गया A, 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। चावल के प्राइजेस किन फैक्टर के कारण इफेक्ट होते हैं? MSP के कारण होता है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग के कारण होता है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडी, सबके कारण इफेक्ट होता है, तो आंसर आ गया D। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें देखते हैं अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, खुद लिख रहा है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को। और वर्किंग कैपिटल टू मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, अगर आप मेंटेनेंस में कोई पैसा यूज़ कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म होगा, तो वो KCC के अंदर कवर्ड है, ये शॉर्ट टर्म है। हम वैसे देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक, इसका तो लंबा लोन जाएगा, जैसे कार लोन होता है आपका, तो ये लॉन्ग टर्म है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ फार्म हाउस होल्ड, ये भी शॉर्ट टर्म है कि आज अचानक आपकी सब्जी खत्म हो गई, आप लेने चले गए, KCC का पैसा यूज़ कर सकते हैं इसमें। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, हाँ कि आज 2 दिन के लिए गोडाउन में रखना है आपके सामान को, आपने उसका पेमेंट KCC के थ्रू कर दिया, तो वो भी शॉर्ट टर्म है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस और विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को सेट करना, तो ये तो लॉन्ग टर्म है यार, समय लग जाता है, 4-5 महीने लग जाता है, उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के हिसाब से ही देख लेंगे तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, तो आंसर B आ जाएगा KCC का। तो ये टोटल लॉजिक के ऊपर भी निकल सकता था इसका आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, द वेटेज ऑफ अ फूड इन द CPI इज़ हायर देन दैट ऑफ द WPI। अब फूड का वेटेज कितना है CPI में? CPI में इसका वेटेज है 45% के आसपास, और WPI में वेटेज है 24% के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो ऑब्वियसली आंसर सही हो गया। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में जितना चेंज होगा उसको नहीं कवर करेगा, जबकि CPI करता है। हाँ, तो WPI क्या है, होलसेल मार्केट किसका, होलसेल में कितना प्राइस चल रहा है चीज़ों का, तो होलसेल में जो भी प्राइस चल रहा है, इसमें सिर्फ गुड्स की बात करते हैं हम, सर्विसेज की बात नहीं करते हैं, गुड्स की बात करते हैं। डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ सर्विसेज वाइट CPI डज, बिल्कुल सही बात है। CPI क्या होता है, जो भी कंजम्पशन बास्केट होता है, कंजम्पशन, अब कंज्यूम क्या करता है आदमी क्या क्या कंज्यूम कर सकता है, कोई गुड्स जैसे खाना पीना या चावल दाल, या फिर कोई और गुड्स, और क्या कंज्यूम कर सकते, सर्विसेज भी तो कंज्यूम करता है, कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, इनको भी तो कंज्यूम करता है आदमी, तो ये भी इस बास्केट में इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। WPI में सर्विसेज नहीं है और CPI में सर्विसेज हैं। तीसरा आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन किससे मेजर होता है? CPI से मेजर किया था। CPI कितने फॉर्म, CPI कंबाइंड होता है वैसे, अब CPI होता कितने फॉर्म का है? CPI हमारा होता है 4 फॉर्म में, एक CPI कंबाइंड एग्रीकल्चर लेबर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, और CPI रूरल लेबर, ये 3 में, इन तीनों को निकालता है लेबर ब्यूरो। CPI कंबाइंड या रूरल अर्बन कंबाइंड जिसे हम बोलते हैं, ये कौन निकालता है?
ये निकालता है CSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये हो गया, ये की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। तो तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि CPI जो है इंडिया किस पे, CPI कंबाइंड पे निकालता है RBI। तो आंसर 1 और 2 आ जाएगा। अब आते हैं 69 में। इसमें बोलता है इन केस ऑफ ऑल सीरियल पल्सेज एंड ऑयल सीड द प्रोक्यूरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनलिमिटेड इन एनी स्टेट और यूटी। अनलिमिटेड कितना भी MSP में सरकार प्रोक्यूर करिए, बिल्कुल नहीं। सरकार MSP पे उतना ही प्रोक्यूर करती है, सिर्फ कुछ सीज़न प्रोक्यूर करती है और उतना ही प्रोक्यूर करती है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सरकार की रिक्वायरमेंट 2 होती हैं। कौन सा है, एक तो बफर स्टॉक मेंटेन करना जो होता है अनफॉर्सिन सिचुएशंस के लिए, जैसे कि कोई डिज़ास्टर आ गया, जैसे केरल में आया, उत्तराखंड में आया, तो खाना कहाँ से आ रहा है, यहीं से आता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका NFSA और इन स्कीम्स में बांटने के लिए, जिसको हम बोलते हैं PDS सिस्टम, जिसमें 1, 2, 3 रुपए में गरीबों को चावल दाल ये सब दिया जाता है। तो ये आता है। तो ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता, ये लिमिटेड मैनर में होता है, 1-2 महीने के लिए खुलता है, मतलब हर सीज़न में उतने समय के लिए आप जाके मंडी में बेच सकते हैं MSP पे। तो ये अनलिमिटेड नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। इन केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेज द MSP इज फिक्स्ड एट एनी स्टेट एट द लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। अब MSP का किसी को भी कॉन्सेप्ट पता होगा, एक मार्केट प्राइस होता है, एक MSP होता है। अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है MSP तो आदमी क्या करेगा, मार्केट प्राइस पे बेचेगा फार्मर। अगर मार्केट प्राइस जो है वो कम होता है MSP से तो आदमी MSP पे बेचता है। तो फार्मर तो अपना ही फ़ायदा देखेगा, जो सेलर है, जो बेचने वाला है फार्मर। तो MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। इस स्टेटमेंट में ऐसे लग रहा है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो मार्केट प्राइस जहाँ राइज नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आ जाएगा D, क्योंकि करेक्ट पूछा है। विच विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। एक बिजनेस है A, एक बिजनेस है B। ये बोलता है, A बोलता है मुझे 100 रुपये चाहिए, इसको 100 रुपये दे देता है, बदले में ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। इस पर लिख देता है कि मैं तुझे 110 रुपये दे दूंगा 10 दिन बाद, 10 डेज़ में, 10 डेज़ में। अब B को क्या होता है, अगले दिन ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो C को दे देता है। तो बोलता है यार मुझे A ने प्रॉमिस किया है कि 110 रुपये 10 दिन बाद दे, तू ये वाला कागज़ रख ले और जाके A से पैसे ले लेना, मेरे को अभी रुपया कितना दे दे, 90 रुपये ही दे दे यार। तो ये 90 रुपये इसको दे देगा और वो कागज़ का टुकड़ा अपने पास रख लेगा। लेकिन ये पूरा सिस्टम चल किस पे रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है। कमर्शियल पेपर, ये बिजनेसेस की हमने बात की तो इसलिए कमर्शियल हो गया। कमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड इसलिए क्योंकि ये पूरा सिस्टम ट्रस्ट पे चल रहा है और किसी और चीज़ पे नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, ये लीगल वो नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI एंड नहीं, ये भी गलत हो गया। सर्टिफिकेट यही सेम चीज़ अगर बैंक्स के बीच में हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। अगर यही कॉल मनी हो, कॉल मनी उसको बोलते हैं जो 1 दिन के लिए होता है, ये बैंक अगर 1 दिन के लिए यही सेम सिस्टम करें तो उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जिसमें इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो उसको बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट ज़ीरो होने का मतलब होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। जैसे टी बिल्स होते हैं, टी बिल्स में क्या होता है, सरकार के, आप सरकार को आपने 90 रुपये दिया और सरकार आपको 10 दिन बाद 100 रुपये देगा, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा होता, क्योंकि ये 10 दिन का ही बात है तो इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा रहता है, इसमें फेस वैल्यू बस ज़्यादा लिखी रहती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जीरो ही लिखा रहेगा क्योंकि 10 दिन का क्या ही इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, उन्होंने डायरेक्टली लमसम को ही, प्रिंसिपल को ही बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स, इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू द कॉर्पोरेशन, तो ये पूरा सिस्टम ही गलत हो गया। तो हमारा क्या आंसर आ गया, इसमें लॉन्ग टर्म के बेसिस पे गलत हो गया, यहाँ इंटरेस्ट के बेसिस पे गलत हो गया। 1 और 3, तो आंसर आ गया C करेक्ट, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है 79th, कोल ऐश। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ब्रॉड लेवल पे इंटरप्रेट करना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड एंड मर्कुरी। कोल फायर, हाँ करता ही होगा, अब कितना करता है इन्होंने तो डायरेक्ट बोला भी नहीं है, तो हो सकता है 1% करें, लेकिन करता तो होगा ये सब चीज़। कोल फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये सबसे मेन कंपोनेंट होता है जो रिलीज होता है। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी करता है, इसीलिए तो स्मोक बनता है। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, बिल्कुल इंडियन कोल सबसे ख़राब होता है क्योंकि टर्शरी कोल है, वो बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर और लंबे समय तक नहीं रहा है उतना,
तो इसलिए वो हाईएस्ट कंटेंट होता है उसमें। तो आंसर हो गया, तीनों सही हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। बायोकार, बायोचार बोल देते हैं, बायोकार बोल दो, जो बोलना है बोल दो। तो बायोचार के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, बायोचार कैसे बनता है। पहले तो ये कोई भी बायोमास है, बायोमास है, उसको हीट कर दिया हमने लिमिटेड ऑक्सीजन पे, तो बायो का कुछ मतलब काले काले से कुछ टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, ये एनपी के रेशियो में बिल्कुल मस्त रहेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन ये तीनों रहते हैं। एनपी की क्या फर्टिलाइजर का रेशियो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। बायोचार इज यूज इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल। हाँ, ग्रोइंग मीडियम मतलब एक तरह से सॉइल की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको। बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली ये अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा उनके लिए। When biochar is a part of a growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer. ये पोरस भी होता है, हाँ, इसकी एक क्वालिटी होती है पोरस, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें पानी रह जाता है, तो लॉन्गर टाइम तक वाटर भी रिटेन कर सकता है। आंसर आ गया डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, करना है। जो थोड़ा भी इंटरप्रिटेशन बेस्ड है उनमें सही होने का बहुत चांस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एडवांटेजेस ऑफ द जीरो टिलेज इन द एग्रीकल्चर। जीरो टिलेज मतलब गड्ढा बिना किए हुए फार्मिंग करना। वो होता कैसे है, या तो आप यहाँ पे गड्ढा छोटे 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 गड्ढे कर दोगे, मतलब बिना प्लाव, जीरो टिलेज मतलब बिना प्लाविंग। जो नॉर्मल प्लाविंग होती है ना, ट्रैक्टर से पूरा खेत को जोतते हैं, वैसा किए बिना आप कैसे फार्मिंग। या तो आप गड्ढे कर करके फार्मिंग कर दो, या तो एक और सिस्टम आता है एक लाइन खींचते हुए, मतलब एक लाइन चल, ऐसा होता है हार्वेस्टर टाइप का कुछ होता है, एक मशीन होती है, ये ट्रैक्टर में अटैच होती है, ये ज़मीन में टच होती है, तो ये एक लाइन खींचती हुई चली जाती है, और पीछे इसके यहाँ पे सीड वाला होता है, इसमें से सीड गिरता रहता है इसमें, और उसके साइड में एक फर्टिलाइज़र वाला होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा खाद भी गिर जाता है। तो एक लाइन है, हल्का सा गड्ढा है, मान लो 2-3 सेंटीमीटर का, और उसमें एक सीड पड़ा होगा और उसके ऊपर थोड़ा फर्टिलाइज़र पड़ा होगा। तो इस तरह से ये जीरो टिलेज फार्मिंग, क्योंकि जीरो टिलेज इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल प्लाविंग नहीं हो रही है इस सिस्टम में। सोइंग ऑफ वीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस। बिल्कुल पुराना रेसिड्यू पड़ा रहेगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। विदाउट द नीड ऑफ अ नर्सरी ऑफ अ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। कार्बन सिक्वेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, कार्बन सिक्वेशन भी पॉसिबल होता है। 1 और 3 तो पॉसिबल है ही है, हमें पता है। 2 का हम नहीं भी पता तो भी हमारा आंसर आ जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, उस साल ही निकला था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, तो इसको ये मतलब अगर पता है तो ठीक है, अब इसको जानना मतलब अब उतना रेलेवेंस नहीं है। इसका आंसर ये था, उस वक्त देख लेना क्या था क्या नहीं था। वैसे ये दोनों नहीं थे, हॉर्स ग्राम और रोटन पोटैटो, बाकी सब थे उस पॉलिसी में लिखा हुआ। अब आ जाते हैं 86 विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इंडिया। पल्स क्राइसिस आया था इंडिया में, उसके सेंस में है, लेकिन ये भी ऐसी ही है, मतलब आता है तो कर दो, नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी कोई खास आप प्रिपरेशन कर नहीं सकते। इन चीज़ों में कभी भी एनर्जी नहीं डालना अगर प्री का प्रिपेयर कर रहे हो, और ना मेंस में भी इस टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं, मतलब इनमें एनर्जी डालना ही नहीं है इस टाइप की चीज़ें जो स्पेसिफिक हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। मनी एंड बैंकिंग अगर ये वाले चैप्टर आते हैं, फिजिकल पॉलिसी या फिजिकल वाले जो चैप्टर आते हैं, और ये कैपिटल मार्केट ये वाला चैप्टर आता है, तो बस इन्हीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन वो गलत नहीं होने चाहिए। बाकी ये तो गलत हो ही सकते हैं, मतलब होंगे ही होंगे, आप कितना भी तैयारी कर लोगे इसमें, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कम है ना, आप एफर्ट बहुत डालोगे और बहुत कम चांसेस है उसमें से कुछ आएगा। इसका आंसर क्या होगा 86 का आंसर है ए, 1 ओनली इसमें, क्योंकि राबी पल्सेस हैज़ डिक्रीज। ये पढ़ लेना अपने आप ही, क्योंकि मैं ये कराऊंगा नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर वाटर पंप क्या होता है। सोलर वाटर पंप कंसिडर, सोलर पावर मतलब सोलर पावर को सिर्फ सरफेस पंप में ही यूज़ हो सकता है, सबमर्सिबल में नहीं हो सकता। सोलर पावर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ हो सकता है और पिस्टन वाले पंप में नहीं हो सकता। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो सोलर पावर है वो एक तरह की एनर्जी है, वो बैटरी में स्टोर होगी, ये डीसी एनर्जी है, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर लग जाता है, इन्वर्टर से वो एसी में फिर से कन्वर्ट, एसी से सारे अप्लाइंसेस लगभग चलते हैं। तो हमें ये पता है कि ये सब फिर रन कर सकते हैं, सोलर पावर से सब कुछ ही चल सकता है, इसीलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। 89 विद रेफरेंस टू करंट ट्रेंड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, कुछ ज़्यादा ही शुगर केन आ रहा है, ये भी देख लेना अपने आप हिसाब से कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मतलब एग्रीकल्चर की इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो या ना नेगेटिव हो, ज़ीरो भी नहीं बोलूँगा मैं, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी अगले आगे कहीं नेगेटिव हो जाती है।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रैक्टिसेस ऑफ द इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के वो रिस्टोर होते रहेंगे। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, अगर लेग्यूम बढ़ रहा है, मतलब जो रूट्स हैं लेग्यूम में हमें पता है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, और ये क्या करते हैं, ये सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। टेंसियोमीटर यूज, टेंसियोमीटर ये होता है कि जो कोई प्लांट है, कोई वाटर है, वाटर को प्लांट खींचने में कितना एनर्जी लगा रहा है अपनी, तो एक डिवाइस होता है उससे हमें पता लग जाता है इतनी एनर्जी लग रही है। तो हमें उससे क्या पता लगता है कितने देर में हमें वाटरिंग करनी है और कितने में नहीं करनी है। तो अनड्यू वाटरिंग हम नहीं करेंगे किसी भी फील्ड की, तो इससे ये भी हमारा इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। वर्टिकल फार्मिंग क्या है, वर्टिकल फार्मिंग से, वर्टिकल फार्मिंग तो ऐसे भी हो सकता है, एक कमरे के अंदर मैंने बहुत सारे स्लैब बनाए उसमें फार्मिंग कर रहा हूँ, तो इको फ्रेंडली तो नहीं हम इसको टोटली क्लासीफाई कर सकते। तो आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि ये एफिशिएंट फार्मिंग बोल सकते हैं, जहाँ पे लैंड नहीं है उनमें ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र प्लस फर्टिगेशन, मतलब इरिगेशन में आप फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करोगे। अब फर्टिलाइजर कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेटेड वाटर पॉसिबल, बिल्कुल, कितना फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट, ये बाद में देख, एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल, नहीं कर सकते, क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर होते हैं ये क्या होते हैं, ये पानी के साथ मिल के, वाटर के साथ मिल के क्या करते हैं, एक प्रेसिपिटेट वाइट वाइट सा बना देंगे सॉलिड आइटम या पाउडर की तरह। वो क्या करता है, वो नोजल्स में फंस जाएगा, या वो अगर खेत में, अगर नॉर्मली खेत में पंप के थ्रू गया पानी तो वाइट 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 सा पूरा जमा हो जाएगा खेत में। तो ये नहीं, एफिशिएंट एप्लीकेशन उसका आप इससे नहीं कर पाओगे। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्लांट सॉइल, बिल्कुल प्लांट सॉइल में पॉसिबल होगा अगर खासकर ड्रिप व्रिप ऐसा यूज़ करें। फर्टिगेशन में तो नॉर्मली ड्रिप व्रिप के सेंस में ही आता है। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल, क्योंकि फर्टिलाइज़र कम यूज़ होगा तो ऑब्वियसली लीचिंग भी कम होगी पानी के अंदर ग्राउंड वाटर की तरफ। तो 1, 3 एंड 4 आएगा इसका आंसर। फिर आता है हमारा 94, विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केमिकल फर्टिलाइजर कैसे, यूरिया हो सकता है, और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम्स में जो जो आते हैं फॉस्फेटिक पोटैश, इस टाइप के फर्टिलाइजर हो सकते हैं। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट ड्रिवन, हाँ लगभग मार्केट ड्रिवन एनबीएस वाले हैं, लेकिन यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो टोटली कितना प्रोड्यूस होगा, कि कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा ये यूरिया, हर चीज़ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, हर चीज़ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है। यहाँ तक कि इसका प्राइस कितना, ये कितने में सेल होगा वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, और उसकी सब्सिडी सरकार डायरेक्ट कंपनीज़ को देती है। तो ये सबसे कंट्रोल फर्टिलाइज़र है इंडिया का, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होता है, ऑलमोस्ट 50% सारे फर्टिलाइज़र का यही प्रोड्यूस होता है। क्योंकि पहले वही 90 रेवोल्यूशन जब आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन 70s में, तो यूरिया ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था फर्टिलाइज़र के नाम पर। आज भी गाँव में चले जाओ तो यूरिया की ही बातें करते हैं। तो सारा मार्केट ड्रिवन नहीं है। अमोनिया जो है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है और यूरिया बनाने में काम आता है, बिल्कुल सही है। सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फेरस एंड फर्टिलाइजर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनिंग, बिल्कुल ऑयल से सल्फर निकलता है। और जिस ऑयल में सल्फर कम होता है, सल्फर इज़ लेस, तो उसको हम बोलते हैं स्वीट क्रूड। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 एंड 3 आंसर आ गया बी, करेक्ट पूछा है इसलिए। तो ये तो हमारा 2020